नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अगर आप भारत में किसी भी तरह से उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, मतलब छात्र हैं, पढ़ाते हैं या बस खबरों पर नजर रखते हैं, तो यूजीसी बिल 2026 ये शब्द आपके कानों में जरूर पड़ा होगा। कैंपस में विरोध हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो बहस छिड़ी हुई है और सब परेशान हैं। हर कोई गूगल कर रहा है, यूजीसी के नए नियम क्या हैं, ये विवाद क्या है, मतलब 2026 में क्या होने वाला है। माहौल में थोड़ी दिलचस्पी है, थोड़ी उलझन और काफी चिंता भी है। और यही उलझन, मतलब ये कंफ्यूजन ही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जिससे लोग एक बिल या एक नियम समझ रहे हैं, वो असल में यूजीसी से जुड़ी दो बहुत बड़ी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग घटनाएं हैं, जो एक ही समय पे हो रही हैं। दो अलग अलग घटनाएं? हाँ बिल्कुल। पहला है यूजीसी समानता संवर्धन विनियम 2026। ये वो नए कायदे कानून हैं जिनकी वजह से सड़कों पर इतना बवाल मचा है। अच्छा, ये वो हैं जिन्हें कुछ लोग काला कानून भी कह रहे हैं। बिल्कुल वही। और दूसरा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। ओके। ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिसका मकसद यूजीसी को, आप कह सकती हैं, जड़ से उखाड़ फेंकना है और उसकी जगह एक बिल्कुल नई संस्था बनाना है। अच्छा, तो लोग इन दोनों को मिला रहे हैं। हाँ, और यहीं से सारा भ्रम पैदा हो रहा है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। इस चर्चा में हम इन दोनों मामलों की एक एक करके परतें उधराएंगे। पहले हम उन विवादित नियमों को समझेंगे जिनकी वजह से कैंपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है, और फिर उस बड़े ढांचागत बदलाव पर नजर डालेंगे जो भारत की उच्च शिक्षा की पूरी शक्ल ही बदल सकता है। तो शुरू करते हैं उस ताज़ा विवाद से। ये जनवरी 2026 में जो भड़का है, ये कौन से नियम है जिन्हें लेकर इतना गुस्सा है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कई राज्यों में विरोध तेज हो गए हैं और मामला इतना गंभीर हो गया कि बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इन नियमों को भेदभावपूर्ण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा नहीं रहा, ये प्रशासन तक पहुंच गया है। समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026, सीधे शब्दों में कहें तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम है, मतलब लीगली बाइंडिंग। अच्छा। जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये 2012 के जो पुराने ढीले ढाले दिशा निर्देश थे ना, हाँ, ये उनकी जगह लेंगे। इनका मकसद साफ है, हर कॉलेज में एक समान अवसर केंद्र बनेगा और एक समता समिति बनेगी जो भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। सुनने में तो ये मतलब बहुत अच्छा और जरूरी कदम लगता है। भेदभाव को रोकना तो किसी भी सभ्य समाज का लक्ष्य होना चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर नीयत इतनी अच्छी है, तो खासकर सामान्य वर्ग के छात्र और कुछ संगठन इसका इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रहे हैं? उनकी असली चिंता क्या है? और यहीं पे कहानी में कई परतें खुलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि विरोध सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं है। ये 4 अलग अलग डर हैं जो एक साथ मिलकर इस गुस्से को हवा दे रहे हैं। 4 डर? हाँ, सबसे पहला और सबसे बड़ा डर है एक तरफा नियमों का। आलोचकों का कहना है कि नए नियमों के तहत अगर किसी पर भेदभाव का आरोप लगता है, तो सबूत का बोझ, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, वो आरोपी पर होगा। उसे खुद को निर्दोष साबित करना होगा। एक मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब अगर किसी छात्र ने एक प्रोफेसर पर भेदभाव का आरोप लगाया, तो अब तक छात्र को कुछ सबूत देने पड़ते थे, पर अब छात्र को सबूत नहीं देना होगा, बल्कि प्रोफेसर को यह साबित करना होगा कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल। ये तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत का ठीक उल्टा है। एग्जैक्टली। आप इसे गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट कह सकती हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता की जड़ है। दूसरी चिंता इसी से जुड़ी है, झूठी शिकायतों से बचाव का कोई रास्ता न होना। अच्छा। लोगों को डर है कि इन नियमों का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है। जो 2012 के पुराने नियम थे, उनमें झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था। हाँ। लेकिन इन नए नियमों से उसे कथित तौर पर हटा दिया गया है। हाँ, ये तो किसी को फंसाने का एक बहुत आसान तरीका बन सकता है। ये एक वाजिब डर लगता है। और बाकी 2 डर क्या हैं? तीसरा डर है भेदभाव की बहुत ही अस्पष्ट और व्यापक परिभाषा। नियमों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह यानी इम्प्लिसिट बायस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इम्प्लिसिट बायस? ये तो बहुत बड़ा शब्द है। बहुत बड़ा।
आलोचकों को डर है कि इसकी आड़ में सामान्य अकादमिक बातचीत या किसी छात्र को कम ग्रेड देने या किसी रिसर्च पर सवाल उठाने को भी भेदभाव मानकर अपराध की श्रेणी में डाला जा सकता है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? मतलब क्लासरूम में ये कैसा दिख सकता है? मान लीजिए एक प्रोफेसर किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र से अनजाने में ही हमेशा आसान सवाल पूछता है, ये सोचकर कि उसे शायद मुश्किल विषय समझ नहीं आएगा। यहाँ प्रोफेसर की नीयत शायद बुरी ना हो। हाँ, वो तो मदद करने की कोशिश कर रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन ये इम्प्लिसिट बायस का एक क्लासिक मामला बन सकता है और नए नियमों के तहत इस पर भी शिकायत हो सकती है। अच्छा। और चौथा बड़ा डर समता समिति के गठन को लेकर है। तो कमेटी को लेकर? हाँ, इस समिति में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए तो अनिवार्य प्रतिनिधित्व है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि निष्पक्षता के लिए इसमें सामान्य वर्ग का कोई अनिवार्य प्रतिनिधि क्यों नहीं है? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक वर्ग इन नियमों को खतरे की तरह देख रहा है, तो जाहिर है कोई दूसरा वर्ग होगा जिसे इसमें अपनी सुरक्षा दिख रही होगी। इन नियमों से असल में किसे फायदा हो रहा है? बिल्कुल, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इन नियमों से हाशिए पर मौजूद समुदायों को एक मजबूत कानूनी हथियार मिलता है। एक बड़ा बदलाव ये है कि पहली बार ओबीसी छात्रों को साफ तौर पर इस सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। अच्छा, ओबीसी छात्रों को भी? हाँ, इससे पहले ज्यादातर ध्यान SC/ST समुदायों पर ही होता था। अच्छा। अब संस्थान शिकायतों को दबा नहीं सकते, उन्हें कार्रवाई करनी ही होगी। और अगर नहीं की तो? अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेदभाव की शिकायत पर कार्रवाई करने में नाकाम रहता है, तो यूजीसी उनकी फंडिंग रोक सकती है। फंडिंग रोक सकती है? या उनकी मान्यता भी रद्द कर सकती है। एक बहुत बड़ा डंडा है। तो ये नियम आए कहां से? मतलब सरकार अचानक से ये सब क्यों लेकर आई? क्या इसके पीछे कोई तात्कालिक वजह है? इसके पीछे एक बहुत दुखद और गंभीर संदर्भ है। पिछले कुछ सालों में IITs जैसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्र आत्महत्याओं के कई मामले सामने आए, जिनमें से कई का संबंध कथित तौर पर जातीय उत्पीड़न से था। हाँ, ये खबरें तो बहुत दुखद थी। इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट, सरकार और UGC से बेहद नाराज था। कोर्ट ने बार बार कहा कि 2012 के पुराने दिशा निर्देश पूरी तरह से बेअसर है, वो सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं। तो एक तरह से ये नए सख्त नियम सुप्रीम कोर्ट के दबाव और जमीनी हकीकत का नतीजा है कि पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा था। समझ गया। तो ये तो हुई जमीनी लड़ाई की बात जो अधिकारों और डर को लेकर सीधे कैंपस में लड़ी जा रही हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ तो सरकार छात्रों के बीच बराबरी लाने के लिए इतने सख्त नियम बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो UGC यानी उस पूरी संस्था को ही जड़ से उखाड़ रही है जो इन नियमों को लागू करेगी। तो ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये दोनों घटनाक्रम एक ही समय पर हो रहे हैं, लेकिन इनके मकसद और असर बिल्कुल अलग-अलग हैं। पर्दे के पीछे दिल्ली में एक और भी बड़ा खेल चल रहा है, जो सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि भारत की पूरी उच्च शिक्षा की बुनियाद को हिलाने वाला है। अच्छा। और ये खेल है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। VBSA, ये क्या है? ये एक नया बिल है जिसका लक्ष्य बहुत सीधा और बड़ा है। मौजूदा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE, हाँ, इन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। दोनों को खत्म कर दिया जाएगा? हाँ, और इनकी जगह एक नई, अकेली और ज्यादा शक्तिशाली संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान या VBSA। ये अकेली संस्था मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़कर देश की बाकी सारी उच्च शिक्षा को नियंत्रित करेगी। मतलब वन नेशन वन रेगुलेटर जैसा कुछ? पर इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सिर्फ दो संस्थाओं को मिलाकर एक करना ही तो मकसद नहीं होगा। नहीं, सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है ताकतों का बंटवारा, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए, अब तक UGC 2 मुख्य काम करती थी। 2 काम? हाँ, पहला नियम बनाना, सिलेबस तय करना, अकादमिक मानक बनाना, यानी रेगुलेशन। ठीक है। और दूसरा सरकारी विश्वविद्यालयों को पैसा देना, यानी फंडिंग। नए बिल में इन दोनों कामों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर दिया गया है। अच्छा, मतलब अब नियम बनाने वाला और पैसा देने वाला दोनों अलग अलग होंगे? बिल्कुल। नई संस्था VBSA सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का काम करेगी। वो नियम बनाएगी, मानक तय करेगी, और फंडिंग का काम यानी किस यूनिवर्सिटी को कितना पैसा मिलेगा, ये फैसला सीधे शिक्षा मंत्रालय करेगा। तो क्या इस बिल को लेकर कोई चिंता नहीं है, या इस पर सब सहमत है? ये तो बड़ा सुधार लगता है। नहीं,
इस पर भी बहुत गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी चिंता विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी को लेकर है। ऑटोनॉमी? हाँ, कई बड़े शिक्षाविदों को डर है कि अगर फंडिंग सीधे मंत्रालय के हाथ में आ गई तो विश्वविद्यालयों पर राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब तक यूजीसी एक स्वायत्त संस्था के तौर पर मंत्रालय और विश्वविद्यालयों के बीच एक बफर, एक दीवार का काम करती थी। हाँ। अब वो दीवार हट जाएगी। मतलब क्या सरकार किसी यूनिवर्सिटी को कह सकती है कि अगर आप हमारी विचारधारा से जुड़ा कोई कोर्स नहीं शुरू करेंगे या हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम आपकी फंडिंग रोक देंगे? ये डर है? ठीक यही डर है। बाप रे। और दूसरी बड़ी चिंता संघवाद के सिद्धांत को लेकर है। राज्य सरकारें इसे लेकर काफी नाराज हैं। उन्हें लगता है कि इस बिल से सारी शक्तियां दिल्ली में केंद्रित हो जाएंगी। उन्हें डर है कि अपने राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रबंधन और उनकी फंडिंग में उनकी भूमिका न के बराबर रह जाएगी। और हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो अगर इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखें, समानता वाला नियम और ये नया बीबीएसए बिल, तो इसका निचोड़ क्या है? अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो किसके लिए अच्छी खबर है और किसके लिए बुरी? बिल्कुल, इसे संक्षेप में समझते हैं। जो समानता विनियम है उनसे SC, ST, OBC छात्रों को सीधा फायदा है, क्योंकि उन्हें मजबूत कानूनी सुरक्षा और शिकायत करने का एक असरदार मंच मिल रहा है। और नुकसान? वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसने का डर है और कॉलेज प्रशासन पर नियमों के पालन का बोझ, मतलब कंप्लायंस का बोझ और सजा का खतरा बढ़ गया है। और वीबीएसए अधिनियम का क्या? उसमें कौन फायदे में और कौन नुकसान में? नए वीबीएसए अधिनियम से निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों को बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, कैसे? उनके लिए नौकरशाही और इंस्पेक्टर राज कम होने की उम्मीद है, जिससे भारत में कैंपस खोलना या काम करना आसान हो जाएगा। वहीं नुकसान का डर राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों को है, जिन्हें फंडिंग में कटौती या केंद्र के बढ़ते दखल का अंदेशा है। और यूजीसी के कर्मचारी? और जाहिर है यूजीसी और AICTE के जो मौजूदा कर्मचारी हैं, उनके लिए भी अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो अब आगे क्या होगा? क्या ये विरोध प्रदर्शन काम करेंगे या ये बिल और नियम दोनों ही लागू हो जाएंगे? भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए, जहां तक समानता के नियमों का सवाल है, सरकार थोड़ा, आप कह सकती हैं, बैकफुट पर है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। बहुत संभावना है कि विरोध को शांत करने के लिए यूजीसी झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा पर कोई स्पष्टीकरण या छोटा-मोटा संशोधन जारी करे। लेकिन नियम वापस नहीं होंगे? मुश्किल लगता है। और जहां तक वीबीएसए अधिनियम का सवाल है, वो बिल अभी संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए है। उम्मीद यही है कि यह 2026 में कुछ संशोधनों के साथ पारित हो जाएगा। हो सकता है राज्यों की फंडिंग से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। तो ये साफ है कि यूजीसी के नाम से जुड़ी ये दो अलग-अलग कहानियां भारत में दो बिल्कुल अलग तरह की बहसें छेड़ रही हैं। एक बहस सामाजिक न्याय, बराबरी के हक और सुरक्षा कानूनों के गलत इस्तेमाल के डर से जुड़ी है, जो सीधे हमारे समाज की नब्ज पर हाथ रखती है। बिल्कुल। और दूसरी बहस भारत की उच्च शिक्षा के पूरे ढांचे, उसकी आजादी और केंद्र राज्य के रिश्तों के भविष्य से जुड़ी है। एकदम सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। नए वीबीएसए बिल में नियम बनाने और पैसा देने को अलग करना एफिशिएंसी बढ़ाने के एक स्मार्ट उपाय के तौर पर पेश किया जा रहा है। हाँ। लेकिन ये एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है। क्या अकादमिक मानक और शिक्षा की गुणवत्ता उस पैसे से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं जो उन्हें चलाता है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है कि जब नियम बनाने वाली संस्था अलग हो और पैसा देने वाली संस्था अलग, तो किसी विश्वविद्यालय के भविष्य और उसकी गुणवत्ता के लिए अंत में जिम्मेदार कौन होगा? वीबीएसए जो सिर्फ नियम बनाती है, या शिक्षा मंत्रालय जो पैसा देता है? जब ताकत और जिम्मेदारी दो अलग-अलग जगहों पर हों, तो जवाबदेही किसकी होगी? शायद इसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।